Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is my fourth video on business studies chapter 1 of class 12. So in this video we are going to study the nature of management. Okay, we will be going to see whether the management is an art or management is a science or management is a profession. We are going to study these three branches of management. Okay, it is not the branches, it is just that we are comparing the management with art, science and profession. Okay, so let's start. Management is divided into, or it has compared with, three things, that is art, science and profession. So let us first see the management as an art. कि वाकई हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है, हम कह सकते हैं या नहीं. सो आर्ट में बी डिफाइन एज द टेक्निक ऑफ अप्लाइंग द प्रिंसिपल टू एक्चुअल प्रैक्टिस so as to achieve the desired result with efficiency. It is considered with the application of knowledge and skills. तो ये मैनेजमेंट एज एन आर्ट पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि आर्ट का मतलब क्या है. तो आर्ट एक स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस नॉलेज है, जो कि कहाँ पर यूज़ होता है, गोल्स को अचीव करने में यूज़ होता है. उसे हम आर्ट कहते हैं, एक कला कहते हैं. हम आर्ट कहते हैं, कला कहते हैं. जैसे कि अगर आपको सिंगिंग सीखना है, सिंगिंग करते हो आप, तो वो आपका क्या हो गया, एक कला हो गया, एक आर्ट हो गया ना, उसी को हम आर्ट कहते हैं. ठीक है. सो इसके अंदर भी पॉइंट्स है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. इन every act, systematic and organized study material is available to acquire theoretical knowledge, and experts in the respective field apply this principle to their respective act forms. तो existence of theoretical knowledge का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ हम अगर करते हैं तो उसका एक theoretical फॉर्म होता है, एक रिटर्न फॉर्म होता है. जैसे कि आप म्यूज़िक सीखने जाओगे ना, अगर आप म्यूज़िक सीखने जाओगे तो आपको पहले वो म्यूज़िक सिखाएंगे नहीं, पहले वो आपको लिखने को कहेंगे कि सुर क्या है, ताल क्या है, लय क्या है, और सारेगामापा का वो 7 सरगम कहते हैं हम, 7 सरगम, वो आपको लिखने को कहेंगे. तो पहले वो सिखाते नहीं है, पहले आपको वो लिखने को कहते हैं. तो ऐसे ही है, आर्ट एक रिटर्न फॉर्म है या फिर थ्योरेटिकल नॉलेज है, जो कि होना बहुत ही ज़रूरी है. ओके, सो इसी का मतलब है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. थ्योरी होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. विदाउट थ्योरी हम, अब आपको देख लीजिए, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, आप अगर वो एक्सपेरिमेंट को नोट कर नहीं रखोगे, थ्योरी फॉर्म में नहीं रखोगे, तो आगे जो आने वाले जनरेशन्स हैं उनको कैसे पता चलेगा कि ऐसे करने से ऐसे होगा बोल के ना. तो थ्योरेटिकल फॉर्म, थ्योरी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मैनेजमेंट में. ठीक है. सो इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. Personalized application. It denotes personal skills. Its use of basic knowledge differs from person to person, and thus art is a very personalized concept. इसका मतलब है कि आर्ट हर एक पर्सन टू पर्सन से डिफर करता है. मतलब मान लीजिए आप एक सिंगर है, मान लीजिए आपने 2 लोगों को चूज़ किया पब्लिक स्पीकिंग करने को, और आपने दोनों को सेम टॉपिक दिया है. ओके, आपने दोनों को सेम टॉपिक देकर रखा है, पर जब वो दोनों बोलेंगे, पहले एक बोलेगा दूसरा बाद में बोलेगा, जब वो बोल के ख़त्म कर लेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि इन दोनों की एबिलिटी, इन दोनों की काबिलियत, इन दोनों की परफॉर्मेंस एबिलिटी डिफरेंट थी.
एक ने शायद अच्छा किया होगा या फिर दोनों ने ही अच्छा किया होगा, लेकिन उनका प्रेजेंट करने का उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, और आपके स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं तो हमें शायद सिमिलैरिटीज़ हो ना हो, पर डिफरेंस तो है ना। मतलब कि मैं आपको जैसे पढ़ा रही हूँ और आपके टीचर्स जैसे पढ़ाते हो सकता है आपको आपके टीचर्स जो पढ़ाते हैं उसमें ज़्यादा आसानी पड़ती हो। सो वैसे ही है, टीचर्स भी होते हैं तो एक ही चीज़ उनको दिया जाता है, लेकिन दोनों का समझाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अगर किसी को गाने को देंगे आप एक ही सॉन्ग, तो एक पर्सन, दोनों तो सेम गाना गाएंगे, पर उनका जो एक है वो एक पर्सन हो सकता है अच्छे से गाए सुर ताल और लय को संभाल कर, और दूसरा हो सकता है अपने चॉइस के हिसाब से गाए। तो इसी को हम कहते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस क्रिएटिविटी। इट इज़ क्रिएटिव इन नेचर, it creates new situation needed for further improvement and practice of experts। तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी। सो अब कोई डायरेक्टली तो टीचर नहीं बन जाता, कोई ऐसे ही तो टीचर नहीं बन जाता ना स्कूल में या फिर इंस्टीट्यूशंस में। यहाँ तो फ़िलहाल टेक्नोलॉजी के करते हम पढ़ा लेते हैं, पर अगर हमारे पास टीचर्स की डिग्री नहीं है तो हम पढ़ा सकेंगे इंस्टीट्यूशन में, स्कूल्स में नहीं पढ़ा सकेंगे। हमारे पास अगर MBBS की डिग्री नहीं है तो हम क्या डॉक्टर के प्रोफेशन के हुए? नहीं। BBA LLB या BA LLB की डिग्री नहीं है हमारे पास तो क्या हम लॉयर हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना। इसी तरह से मतलब ये एक अलग बात हो गया, लेकिन आपको वो डिग्री लेना है। डिग्री का मतलब ही क्या है कि आपने उस फील्ड में बहुत सी प्रैक्टिस की है, काम किया है, आपको नॉलेज है, आपने सीखा है उस डिग्री से। वो डिग्री आपका एबिलिटी दिखाता है, मतलब आपने इस पर्टिकुलर फील्ड में कितना पढ़ाई किया है वो दिखाता है आपका तो उसके लिए आपने कितनी प्रैक्टिस की है, कितनी मेहनत से आप पहुँचे ऊपर, वो दिखाता है आपकी डिग्री। तो इसी का मतलब है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी ही आपको उभारती है और निखारती है। ठीक है, सो लेट्स सी दिस। सिंस ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, सो इसी का मतलब था बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ओके, सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट एक कला है, एक आर्ट है, जो कि थ्योरेटिकल फॉर्म में होना चाहिए, इसका पर्सनल एप्लीकेशन होना चाहिए, ये बेस्ड ऑन प्रैक्टिसेस एंड क्रिएटिविटी में होना चाहिए। सो लेट अस मूव टूवर्ड्स द मैनेजमेंट एज अ साइंस। Management as a science. Science is a systemized body of language that is based on general truth which can be tested anywhere, anytime. इसका मतलब ये है कि साइंस एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि एक जनरल ट्रूथ को डिफाइन करता है। ओके, सो इसके बेसिक फीचर्स क्या है हम वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट फीचर है इसका सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये हमने मैनेजमेंट एज एन आर्ट में भी देखा कि थियोरिटिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। यहाँ पर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब है वहाँ पर थ्योरी होना ज़रूरी है, और यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ को यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ओके, साइंस हैज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। Example, the phenomena of an apple falling from a tree towards the ground is because of law of gravity. So हम साइंस में क्या देखते हैं? हम साइंस में देखते हैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इसका मतलब ये होता है कि इसमें हम कॉज भी देख सकते हैं और इफ़ेक्ट भी देख सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है फॉलिंग एन एप्पल, तो इसका कॉज क्या है? इसका कॉज है लॉ ऑफ ग्रेविटी, इसका कॉज है फॉलिंग, और इसका इफेक्ट क्या है?
एन एप्पल फॉलिंग इसका कॉज है। लॉ ऑफ ग्रेविटी के कारण एप्पल नीचे गिर गया, तो इसका कॉज ये दिखाता है, कॉज एंड इफेक्ट। तो इसको कहते हैं हम सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ओके, तो सेकंड फीचर है हमारा प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। साइंस में ना हमें हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए, तभी हमको वो, अगर जब हम रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करेंगे हम, देन वी कैन अप्लाई प्रिंसिपल्स इन इट। तो हम, बट इन मैनेजमेंट हम साइंस में तो हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, बट इन मैनेजमेंट इट इज़ डिफरेंट, बिकॉज मैनेजमेंट में तो हम पीपल से डील करते हैं, लेकिन हम एक बार साइंस में हमने जो केमिकल बना दिया उसको दूसरे केमिकल से मिक्स करके एक नया केमिकल फॉर्म कर दिए, तो हमारे लिए वो परमानेंटली रह जाता है। वो मैनेजमेंट में भी हम एक बना देते हैं कि हमको मैनेजर को ये फील्ड में वर्क करना चाहिए, पीपल को मैनेज करना चाहिए, वर्क को मैनेज करना चाहिए, ऑपरेशन मैनेज करना चाहिए, लेकिन ये डिफरेंट हो सकता है क्योंकि ये पीपल संभालते हैं ना, जो भी है तो इंसान संभालता है, लेकिन एक जो सो प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन का मतलब यही है कि बार बार रिपीटेड फॉर्म में साइंस में हमको एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। सो नेक्स्ट देखते हैं फीचर, universal validity. Scientific principle have universal validity and application. It can apply okay everywhere and anywhere. मतलब ये है कि यूनिवर्सली वैलिडिटी ये साइंस का जो साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है, ओके। लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ, आपने एक केमिकल को दूसरे केमिकल के साथ मिक्स किया और उसका जो रिएक्शन होगा वो सेम ही आएगा, चाहे वो आप जो वो एक्सपेरिमेंट आप इंडिया में रहकर करो, अमेरिका में रहकर करो, जापान में रहकर करो, कहीं भी रहकर करो, पर उसका जो रिज़ल्ट है वो सेम ही आएगा। बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट में हमको डिफरेंस मिल जाते हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे अगर हम देखना चाहेंगे कि अगर हम कहेंगे कि मैनेजमेंट सब जगह एक है, तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है पीपल के वर्क के ऊपर, एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स के वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए कि इंडिया के वर्कर्स हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, लेकिन वहीं जापान के नहीं, वो लोग सिर्फ शॉर्टकट यूज़ करने में माहिर हो, वैसे हो सकते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट में यूनिवर्सल वैलिडिटी को अप्लाई नहीं किया जा सकता, वेयर साइंस में किया जा सकता है। ओके, so this much in this video. I hope you all have liked or understand all the topics. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू like, subscribe and share my channel, and don't forget to comment also. If you have any queries, you can always write it down in the comment section. I will surely try to give answer to your queries. Thank you for watching this video.